शुरुआत में ही इस किताब के अपने सबसे प्रिय नायक भारतीय वाङ्मय के संत कबीर को याद करते हुए कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, और बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। उसी से इस बात को शुरू करता हूँ कि इस देश के हजारों साल के इतिहास में गैर बराबरी, विभाजन, हकमारी, इस तरह के हालात के खिलाफ एक लंबा प्रतिरोध का इतिहास भी मौजूद है। इस किताब के लिखे जाने की जो मंशा थी वो मेरे तकरीबन पिछले एक दशक के अपने जीवन से जुड़े हुए हिस्से से है कि जब हमने ये तय किया कि समानता, न्याय, बंधुता, इन मूल्यों को हम अपनी वैचारिकी का केंद्र बनाएंगे। हमारा स्पष्ट एक विचार हो जो सामाजिक न्याय का विचार है, जो समाजवादी सपने के साथ आगे बढ़ता है कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। इस तरह के हाशिए पर पड़े तबकों के पक्ष में खड़े होकर के हमने अपना एक विचार चुना, और जिस विचार की नुमाइंदगी करने वाली एक किताब का नाम है भारत का संविधान। तब हमने पिछले एक दशक में ये पाया कि इस वैचारिक सफर पर कौन से वे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। उनमें से एक मुद्दा है जाति जनगणना। जाति जनगणना पर किताब बहुत कम मिलेगी। इसके पहले शायद एक किताब है जो अब प्रचलन में नहीं है। लेख बहुत हैं, बहुत सारी सामग्री है। हमने कोशिश ये महसूस की कि पिछले 10 साल में जब हमने देखा कि किसी एक जगह मुकम्मल ढंग से वे सारी चीजें आए, वो शायद हिंदी की दुनिया में अभी कम हुआ है। ये किताब उस अभाव को भरने की कोशिश मात्र है। दूसरी बात कि जितने लोग मंच पर बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर के इस चिंता से लंबे समय से जूझते रहे। इस किताब की शुरुआत किसी और रूप में होने वाली थी, लेकिन जब ये किताब व्यवस्थित हमने की तो इसका रूप बदल गया। यह एक कोशिश इसलिए भी मैं कहूँगा क्योंकि इस किताब में बहुत कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे होने के लिए और भी किताबों की जरूरत होगी। तीसरी बात ये कि मेरे सामने एक मुश्किल थी कि जिस विषय पर धारणाएं पूरे देश के हर नागरिक के पास हैं, लेकिन सूचनाएं नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया करता था तो कई बार, चूंकि हम लोगों का हिंदी साहित्य विषय, उसमें अस्मितावादी विमर्श और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें न्याय और समता पढ़ाना था। तो जैसे आरक्षण एक संकल्पना है जिसको लेकर के कोई भी जब हम सवाल करते थे तो उसमें साफ तौर पर बंटवारा होता था, जिसमें अधिकांश लोग इस बात से फैसला लेते थे कि उन्हें उसका लाभ मिल रहा है तो वो इसके समर्थक हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है वो उसके विरोध में है। तो सबके पास अपनी एक धारणा है। जाति जनगणना एक ऐसा विषय जिसका पूरे देश में सबके पास धारणा है, लेकिन सूचनाएं बहुत कम है, और जो धारणाएं हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी नैरेटिव से संचालित है। क्या ऐसी कोई किताब या ऐसा कोई बौद्धिक काम उन धारणाओं को सूचनाओं के साथ व्यवस्थित कर सकता है? ये किताब उसी के परिणाम में है। किताब बहुत व्यवस्थित है या नहीं ये तो पाठक तय करेंगे, लेकिन जब हमने इसे लिखने की कोशिश की तो हमने ये तय किया कि एक आसान भाषा में, कहानी की शक्ल में एक गंभीर सवाल को क्या हम अपने उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको एक बार पढ़ने में बुनियादी समझ बन सके। मिसाल के तौर पर जब आप इसका चैप्टराइजेशन देखेंगे तो हमने शुरुआत की है गिनना। पहला ही चैप्टर है गिनती का जादू, और हमारे समृद्ध पैनल वो सारी बातें आएंगी जो मैं अभी नहीं कहूँगा क्योंकि मैं केवल अपनी किताब के एक सफ़र पर छोटी सी बात कहने आया हूँ। लेकिन आप प्रोफेसर कांचेलिया का लेख मुझे बहुत मददगार किया। जब वो गिनने की पॉलिटिक्स से लेकर के हजरत ईसा, हजरत मूसा,
वहां से होते हुए दुनिया में गिनने की पॉलिटिक्स क्या है और भारत में कैसे शुरू हुई, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गिनने की क्या संकेत हैं, और वहां से लेकर के अकबर के काल तक, यानी अकबरी तक एक लंबा इतिहास मौजूद है। पहले चैप्टर में मैंने कोशिश की है कि आप हाइपोथेसिस बनाते हैं कि पहली बार जब गिनती नहीं है सभ्यता के पास, अंक नहीं है, अभी विकसित नहीं हुई है भाषा, फिर भी कोई चरवाहा अगर भेड़ चराने गया होगा तो वो कैसे गिनता होगा, कितनी भेड़ें उसकी गईं, कितनी वापस आईं। उससे मैंने एक हाइपोथेसिस डेवलप की कि पहले क्या वो कोई कंकड़ से, और ये सभ्यता मानव सभ्यता के इतिहास में दर्ज है, और वहां से कितने कंकड़ जेब के अंदर उतनी भेड़ें घर के अंदर, और जितनी भेड़ें बाहर उससे कंकड़ से जोड़ना, ताकि वो तय कर सके कि संख्या, गिनती और उसका संसाधन दोनों तालमेल में बना रहेगी। सभ्यता शायद उन गिनने की शुरुआती बिंदुओं से शुरू होती है, और हम जानते हैं, इस किताब को आप पढ़ेंगे तो हजरत ईसा मसीह का जन्म ही यरूशलेम हो रहा है जब उनके राज्य में जनगणना हो रही है। हजरत मूसा एक तंबू लेकर के उस सफर पर निकले हैं जिनमें जनगणना का एक इतिहास जुड़ता है। और मैंने अपनी भूमिका में जो बात कही है वो ये कहना चाहता हूँ आपके बीच में कि उस तंबू के लिए एक प्रतीक चुना कि ये पवित्र तंबू है, इसमें ईश्वर का वास होगा, इसकी निगहबानी हमारे लोग करा करेंगे। फिर मुझे 2025-26 का भारत याद आया कि शायद मेरे भारत में भी 2 तंबू तान दिए गए हैं, जिन तंबुओं को ईश्वर का प्रतीक बना दिया गया। एक तंबू राष्ट्र का और एक धर्म का। और राष्ट्र के भीतर जब नागरिकों ने अपनी गैर बराबरी के खिलाफ हिस्सेदारी का सवाल उठाया तो राष्ट्र नामक तंबू खतरे में आ जाता है। और जब धर्म नामक तंबू के भीतर जातियों ने हजारों साल के अन्याय, हकमारी और गैर बराबरी के खिलाफ न्याय और समता की आवाज उठाई तो धर्म का तंबू खतरे में आ जाता है। ये किताब आपको उस सफर पर ले चलेगी कि 2025 में जब जाति जनगणना का विरोध करने वाले लोग आपात स्थिति में, इस किताब के आखिरी चैप्टर का टाइटल है धर्म पूछा जाति नहीं, और आपको वो उस सफर पर ले जाएगी कि जब 2022, 23, 24 और 2025 तक पूरा देश ये मांग करने लगा था कि अगर जाति जनगणना होगी तो न्याय और समता की कोई नीति नहीं बन पाएगी, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। तब वो लोग जो इसके विरोध में खड़े थे वे कहते थे कि मेरे लिए केवल एक जाति है, गरीब और अमीर। वे कहते थे कि जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। वे कहते थे कि बंटोगे तो ... वे कहते थे कि हिंदुओं को बांटने के लिए जाति जनगणना की बात की जा रही है। और वही हुकूमत, वे लोग ही 22 अप्रैल 2025 को देश पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ और 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट मंत्री आकर देश को बता रहा है कि हम अगली जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल करेंगे। क्या यह दबाव था या सहज स्वीकृति या कोई साजिश? ये किताब आपको आखिरी उन अध्यायों तक ले जाएगी। बाकी मैं बहुत विस्तार में अपनी बात नहीं कहूंगा क्योंकि वो किताब कह चुकी है। मेरी कोशिश थी कि उन गिनने की पॉलिटिक्स से शुरू करके भारत में उन दक्षिणपंथी कुतर्कों का जवाब भी दिया जा सके जो आज भी टीवी पर बैठ करके कहते हैं अंग्रेजों ने जातियां गिनकर जातिवाद पैदा कर दिया। इसलिए इसके एक चैप्टर का नाम है अंग्रेजों का कसूर, गिनकर जाति पैदा कर दी। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने, प्रेजेंटेशन क्या है, कुछ इतिहास के सबूत हैं जो ये बताता है कि कैसे उसके पहले के सबूत मौजूद हैं। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है और ये तस्वीर 1650-60 के आसपास राजस्थान के मारवाड़ में पहली जाति जनगणना हो रही है। तारीख याद रखिएगा, 1650-60, राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला मारवाड़ रा परगना री विगत। ये उन लोगों को जवाब है जो आज भी ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने जातियां गिन करके भारत को जातिवादी बना दिया। उस चैप्टर की शुरुआत ही मैं यहां से करता हूं कि अंग्रेज आए होंगे भारत में, देखे होंगे कि एक तो कोई वर्ण व्यवस्था है नहीं, लेकिन उनको किताबों में मिला होगा कि हाँ पहले उन्होंने मनु को पैदा किया, फिर उससे मनुस्मृति लिखवाई होगी, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त की दशम मंडल की वो ऋचा लिखवाई होगी कि मुख से कौन भुजाओं से कौन,
फिर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण बनाए होंगे। फिर भी अंग्रेज ये देख के हैरान थे कि चारों वर्ण के लोग सुबह एक साथ थाली में खाना खाते हैं और शाम को अंतरजातीय विवाह करते हैं। भारत जातियों में बटा ही नहीं है। फिर अंग्रेजों ने जाति जनगणना कराई होगी ताकि भारत को जातियों में बांट सके। ये उतना ही हास्यास्पद है जितना ये कहना कि जाति जनगणना केवल आरक्षण के लिए करवाई जाती। हम उनके लिए, और हमारे बहुत सारे विद्वानों ने इस पर लेख लिखे हैं, प्रोफेसर योगेंद्र यादव, कांचा लिया जी, खुद सुखदेव थोराट सिंह और बहुत सारे लोग इसके इतिहास को जानते हैं कि भारत में ही जनगणना और जाति जनगणना दोनों के संकेत मौजूद हैं। उसका एक सबूत मैंने आपसे साझा किया है और ये राजस्थान में हुआ है। हमने ये भी बताया कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा जनगणना होने के पहले जनगणना के पहले भी बहुत सारी चीजें आगे गजेटियर का एक फॉर्मेट आता है। गजेटियर के फॉर्मेट में हमने आपको शुरुआत में बताया कि जब भारत में जनगणना हुई भी नहीं है, उसके पहले देखेंगे आप कि साल 1800, 1700, 1800 के कई आंकड़े आपको मिलेंगे जो गजेटियर बनता है। हर जिले के गजेटियर बनने लगे थे। और मैं इस किताब में आप पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो बाकी लोगों को सुन नहीं पाएंगे, पटना, इलाहाबाद से लेकर के पश्चिमी भारत तक अलग अलग जिलों और राज्यों की जनगणना हो रही जिसमें जातियों को गिन रहे हैं। पटना में ओ मैली ने जनगणना की और उसमें 1815 और 16 में जो आंकड़े दिए वो बता रहे हैं कि पटना में किन किन जातियों के लोग रहते हैं, कितनी आबादी में रहते हैं, कौन सा पेशा करते हैं, किस हालात में रहते हैं। इस सारे इतिहास से लोगों ने वाकिफ भी नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने जाति जनगणना करा के भारत को जातिवादी बना दिया। एक और बात, 2-3 आखिरी बातें। जाति जनगणना का अर्थ केवल ये आंकड़ों का संकलन नहीं है, पहचान का निर्धारण भी है। इसलिए एक चैप्टर इसमें पहचान की राजनीति भी है। कोई आदिवासी, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि 1871 से जब जनगणना शुरू हो रही है और 1951 तक एक तबका है जिसे जितेंद्र मीणा जी ने अपनी किताब लिखी है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, और बहुत सारे लोग बहुत कम जानते हैं आदिवासी विमर्श के बारे में। लेकिन आदिवासी शब्द से पहले जनगणना में कौन कौन सी पहचान दर्ज की जाती थी। इसका मतलब कि जब जनगणना होती है और जाति जनगणना होती है तो आपकी पहचान निर्धारित हो रही है। इसलिए इस किताब को पढ़ना जरूरी है, इस विमर्श को जानना जरूरी है। अपनी स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर देखिए। कोयरी ओबीसी की जाति है, लो कास्ट ट्राइब, उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है। और ये दस्तावेज तकरीबन 1850 से 1900 के बीच बने हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। इसके नीचे लिखा हुआ है लो कास्ट ट्राइब पॉसिबली, अब देखिए आदिवासी में गिना जा रहा है इन्हें, और जाति का नाम कोयरी, और आज की तारीख में वो कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, और ऐसे हर जाति का है। मैं समय कम ले रहा हूं इसलिए एक एग्जांपल आपको दिया कैसे पहचान बदल रही है और हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही है। और आज भी हम जानते हैं, इस किताब में एक चैप्टर है कि बिहार में त्रिवेणी संघ बन रहा है, अर्जक संघ बन रहा है, और आप पढ़ेंगे तो मैं केवल संकेत कर रहा हूं। 1891 की जनगणना हुई, 1901 की जनगणना हुई, तो जातियों को जब अपनी आबादी पता चली तो वो हिस्सेदारी का सवाल करने लगे। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय गोप क्षत्रिय महासभा, कोयरी क्षत्रिय महासभा उस समय बनने लगी। और क्षत्रिय महासभा क्यों बनने लगी, एक रोचक आंकड़ा। अंग्रेजों ने जब ये देखा कि सेना में भर्ती करना है तो ताकतवर कौन होता है, तो भारतीय ज्ञान मीमांसा में गए, जो कि विश्व गुरु वाली ज्ञान मीमांसा थी, जो कहती है ताकतवर कौन होता है, क्षत्रिय। तो उन्होंने रिजर्वेशन दिया कि सेना में केवल क्षत्रिय भरे जाएंगे। तो ओबीसी की किसान जातियों ने कहा कि ताकत हमारे पास भी है, तो आप हमको जनगणना में क्षत्रिय लिखिए, और जनेऊ पहनने का आंदोलन चलाया। और जनेऊ पहना ओबीसी जातियों ने, हत्याएं हुई, हमले हुए। तो जाति जनगणना सीधे सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ एक विषय है, वो केवल आरक्षण का सवाल नहीं है। जैसे जैसे जाति जनगणना के आंकड़े आते गए, पूरे भारत का सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य प्रभावित होता गया। बाकी विस्तार से आप जनेऊ वाला चैप्टर पढ़िएगा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए कि शुरुआती दौर में जो जनगणना होती थी उसमें कैसे क्वेश्चनायर कम होते थे। सही है। ये जो देखिए कि मैंने अभी प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने जिसका जिक्र किया, आप इस किताब के चैप्टर में जब जाएंगे मैसूर रियासत को पढ़ेंगे। मिलर कमेटी की रिपोर्ट 1800-1900 के बीच में तैयार हो रही है, जो ये बता रही है कि कैसे पूरे राज्य की नौकरियों में 3% पॉपुलेशन वाले ब्राह्मण्स का 90 to 95% नौकरी में है। तो जब ये
गणना हुई तो वहां रिजर्वेशन लागू हुआ। आप पढ़िएगा सयाजी गायकवाड़ की भूमिका, मैसूर के ओबीसी राजाओं की भूमिका, और उसके बाद छत्रपति शाहू जी तक का महाराज, ये आंकड़े आपको मदद करेंगे। फिर बाद में हमने इस किताब में आखिरी में आकर के कि कैसे आज़ाद भारत में जाति जनगणना नहीं हुई, लेकिन कैसे उसके आंदोलन चले, मंडल आंदोलन आया, जिसे क्रिस्टोफ जेफरलेट कहते हैं कि आज़ाद भारत की मूक क्रांति है। और पूरे भारत में जब जातियाँ राजनीतिक रूप से वर्चस्व में आ रही हैं, योगेन जी बैठे हुए हैं, गुरु राजनीतिक रूप से, जब रजनी कोठारी जी ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया है कि जब पूरे देश का एलीट इंटेलेक्चुअल कह रहा था कि भारत की राजनीति का जातिवादीकरण हो गया, तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये उन जातियों का राजनीतिकरण हुआ है जिनके बिना भारत में लोकतंत्र और समानता न्याय संभव ही नहीं था। तो कैसे जाति जनगणना के खिलाफ विमर्श खड़ा किया गया कि ये तो बांटने वाली साजिश है। शायद ये किताब आपको उसमें मदद करेगी। और आखिर में धर्म पूछा जाति नहीं, उस चैप्टर के बाद मैंने कोशिश की है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। और यही मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि हुकूमत ने मान तो लिया, जो कहते थे कि जाति नहीं होती, प्रधानमंत्री बनना था तो जाति बताई, राष्ट्रपति किसको बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाति बताई। जो कहते थे जाति होती ही नहीं, वे कहते हैं कि 2000 साल तक शोषण हुआ है तो 200 साल तक तो आरक्षण हमें देना पड़ेगा। हम तो इसे सवाल करते हैं कि देने वाले आप कौन हैं। इस देश के कमेरा लोगों ने, 90% लोगों ने इस देश को रहने, दुनिया को रहने लायक बनाया, लेकिन उन्हें हिस्सा नहीं मिला। जाति जनगणना किताब शायद उस समानता और न्याय की दिशा में लोगों को जोड़ेगी और आखिर में उस खतरे से आगाह करेगी, जिसका एक नमूना आपकी स्क्रीन पर है कि 2011 की जनगणना में 29 सवाल थे, 2027 की पहले फेज की जनगणना में जब मकान गिने जा रहे हैं। और आप इस चैप्टर में पढ़िएगा कि इसमें खानशुमारी बाकायदे एक चैप्टर है जिसमें बता रहा है कि अंग्रेजों के जाति जनगणना के बहुत पहले मकान गिने जा रहे थे, पशु गिने जा रहे थे, व्यक्ति गिने जा रहे थे। और दक्षिणपंथी आज भी कहते हैं कि अंग्रेजों ने जातिवाद कर दिया। ये खतरा है जिसके तरफ मैं आखिर में आपको इशारा करके जा रहा हूं कि घोषणा कर देने से न्याय नहीं मिलता। और ये भी वो लोग घोषणा कर रहे हैं जिनकी कोई घोषणा पूरी आज तक नहीं हुई, उनकी बात की कोई गारंटी नहीं, वो जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा कहते हैं। सबूत के तौर पर 33 सवाल, और जिसमें सवाल नंबर 12 मकान की गिनती हो रही है, लेकिन उसमें SC ST और अन्य लिखा है, इसमें OBC शामिल नहीं है, इसमें अपर कास्ट शामिल नहीं है। इसका मतलब कि घोषणा तो हो गई कि जाति जनगणना होगी, लेकिन साजिश तैयार खड़ी बैठी है। 2011 या उसके पहले की साजिशें जानती हैं कि जब भी इस देश के SC ST OBC ने न्याय के लिए कोई बात उठाई तो कैसे उसको डिरेल किया गया। शायद ये किताब उस कोशिश तक ले जाएगी कि आगे की साजिशों से हम कैसे लड़ें और बचें। ये जो मैं बता रहा था 1600-1700 के आसपास जब गिनती हो रही थी, वो हाथ से लिखे हुए कुछ पुराने दस्तावेज हैं जो सबूत देते हैं कि अंग्रेजों के पहले कैसे जाती। और मारवाड़ स्टेट ने 1941 में वो डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया जिसकी गणना 1600-1700 के बीच हुई थी। और ये देखिए खानशुमारी, मर्दमशुमारी, और ये मारवाड़ में वही जनगणना का आंकड़ा है। आखिर में ये जो कॉलम बनेंगे, प्रोफेसर योगेन जी बैठे हुए हैं, वो उसको विस्तार से बताएंगे। इस किताब का मकसद केवल इतना है कि उन तमाम बिखरी हुई चीज़ों को एक जगह व्यवस्थित करके आम लोगों तक इसकी एक बुनियादी समझ बनाई जा सके। इसीलिए ये कोशिश मैंने की है और मुझे उम्मीद है कि पाठक तय करेंगे कि ये किताब कितनी उनके काम की बन पाई। अभी तो ये एक शुरुआत है, लड़ाई बहुत लंबी है, क्योंकि अगर गणना हुई भी तो उसके आंकड़े आएंगे कि नहीं, उन आंकड़ों से नीति बनेगी कि नहीं, और नीति लागू होगी कि नहीं, इस सब में अभी बहुत इम्तिहान बाकी है। मैं जाते जाते अपनी किताब में दर्ज बुल्ले शाह के उस पद को पढ़कर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और ये किताब आपके हवाले करता हूँ कि आप इसे खूब पढ़ें, विमर्श करें, जो इसमें कमियां हैं उससे हमें आगाह कराएं, और जो अगर इसमें अच्छा है तो इसे लोगों तक ले जाएं, ताकि हम बेहतर दुनिया बनाने के उस ख्वाब को जी सकें जो बुद्ध, कबीर, रैदास, पलटू दादू देखा ना, फूले ने देखा, अम्बेडकर ने देखा। जो इसके चैप्टर में ये देखिए जात से जमात की ओर है। योगेन जी बैठे हुए हैं, समाजवादी आंदोलन के नारे बहुत सारे लगे होते थे। डॉक्टर लोहिया जाति तोड़ो की बात करते थे और जमात जोड़ो की बात करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते थे। शायद हम भी उसी दिशा में जाति को एक बीमारी मानते हैं, इसलिए एक चट्टान की तरह सख्त ये कवर पेज बना है। ये लोहे की एक ऐसी चीज़ है जिसे रिपीट लगाकर, नट बोल्ट लगाकर चलाया जा रहा है जबरदस्ती। और इसकी इस बीमारी का योगेन जी ने बहुत अच्छा टर्म इजाद किया, मैं उन्हीं से उधार लेकर, कि ये एक एक्सरे है, फुल बॉडी स्कैन, जनगणना। और जब बीमारी की एक्सरे और जांच पूरी हो जाएगी तो एक बेहतर दुनिया बनेगी जो जमात की होगी, जात से जमात की ओर। उस दुनिया के ख्वाब के साथ
बुल्ले शाह के इस पद पे आपको छोड़े जा रहा हूं और फिर अपने पैनल को सुनेंगे। चल बुलिया चलो थे चलिए, जिथे सारे अन्य और ना कोई साडी जात पहचाने, ना कोई साडू माने। बहुत बहुत धन्यवाद।